बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अभी तक जो हमने स्टार्ट किया है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से हमने स्टार्ट किया था कि एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनेली बनाते हैं, ऑर्गेनेली मिलके सेल बनाते हैं, सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑर्गन्स क्या होते हैं, उसको हमने डिफाइन किया था। आगे फिर उसकी एग्जांपल स्टोमिक के लिहाज से मेंशन की थी, स्टोमिक का फंक्शन, उसमें कौन कौन से टिश्यू हैं, सिक्रेटरी एपिथेलियम के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसी तरह हमने मस्कुलर टिश्यू का क्या फंक्शन होता है स्टोमिक में, उसको डिस्कस किया। फिर जो ऑर्गन फॉर्मेशन प्लांट्स के अंदर कैसी किस सिचुएशन क्या होती है ऑर्गन फॉर्मेशन की प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर क्या सिचुएशन होती है, एक में डिफाइंड होता है, एक में लेस डिफाइंड होता है। फिर हमने प्लांट के लिहाज से मुख्तलिफ ऑर्गन्स को डिस्कस किया, जैसे रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यानी फ्लावर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हम ऑर्गन सिस्टम पे आए, उसकी डेफिनेशन हमने की, उसके बाद हमने उसकी कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस किया था। ये हमारा लास्ट लेक्चर का प्रीव्यू था। उसके बाद चूँकि हम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, तो अगला जो लेवल है उसमें क्या होता है कि ऑर्गन्स मिलते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं और मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल लेवल। यहाँ लिखा हुआ है वेरियस ऑर्गन इन प्लांट्स और वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स। प्लांट में कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, तो इस वजह से आपने ये लिखना है कि प्लांट के अंदर, जैसे प्लांट के अंदर लीव्स मिलके, उसके बाद रूट्स मिलके, स्टेम मिलके, फ्लावर्स मिलके एक पूरा प्लांट बनाते हैं, तो उसमें कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। लेकिन एनिमल्स के अंदर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन सिस्टम है, ये सारे मिलके एनिमल की बॉडी बनाते हैं। तो ऑर्गन्स प्लांट के अंदर मिलते हैं, ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स के अंदर मिलते हैं, तो इससे एक पूरा इंडिविजुअल बनता है जिसको होल ऑर्गेनिज्म भी कहा जा सकता है। होल ऑर्गेनिज्म भी हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इंडिविजुअल। अच्छा, इंडिविजुअल का लफ्ज़ मतलब होता है इंडिविजुअल, नाकाबिले तकसीम, जिसको हम तकसीम नहीं कर सकते। हालांकि देखें ऑर्गन सिस्टम मिलके इंडिविजुअल बना रहा है, तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि इंडिविजुअल को जब तकसीम किया जाएगा तो उसके ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। बेसिकली इसको नाम इस वजह से दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी है, अगर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं, सर अलहदा कर दूं, जिस्म अलहदा कर दूं, तो मेरा कोई भी सिस्टम काम नहीं कर सकता। तो इस वजह से हम इसको इंडिविजुअल कहते हैं कि अगर इंडिविजुअल को हमने डिवाइड कर दिया तो कोई भी सिस्टम फंक्शन परफॉर्म सही तरह से नहीं कर सकता। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल होता है वो नाकाबिले तकसीम होते हैं, इसको हम अलहदा इसके पोर्शन को नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद इंडिविजुअल की करैक्टरिस्टिक है। पहली करैक्टरिस्टिक ये है, जो होल ऑर्गेनिज्म है यानी इंडिविजुअल है, हैज इट्स इंडिविजुअलिटी, कि वो मुनफरिद है। मुनफरिद से मुराद क्या है, दुनिया में उस जैसा कोई नहीं है, एज फार एज करैक्टरिस्टिक आर कंसर्न, जहां तक उसकी खसूसियात का ताल्लुक। जैसे मैं हूं, दुनिया में मेरे जैसा कोई दूसरा जानदार नहीं है, ये बात तो समझ में आती है। जैसे मैं हूं, मेरी जो स्पीशी है वो बाकी स्पीशियों से तो डिफरेंट है, या अंडरस्टूड बात है। लेकिन मैं एज ए ह्यूमंस बाकी दूसरे इंसानों से भी मुख्तलिफ हूं। तो इस वजह से यहां बात लिखी गई है कि जो हर ऑर्गेनिज्म है वो इस लेवल के ऊपर एक मुनफरिद हैसियत रखता है, इनफरादियत रखता है, जहां तक उसके खूबियों का ताल्लुक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के जहन में आता है बैक्टीरिया तो काफ़ी सारे हैं जो एक जैसे होते हैं, फंजाई भी काफ़ी सारे हैं जो एक जैसे होते हैं, तो हम यहाँ जो लेवल पढ़ रहे हैं ये ऑर्गन सिस्टम के बाद पढ़ रहे हैं। तो यहाँ इंडिविजुअल से मुराद ज़्यादातर प्लांट्स और ज़्यादातर एनिमल्स। तो इन ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बाकी दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होते हैं। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये बात अपने जहन में रखनी है कि जिनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी उनके स्पीशी के सारे मेंबर एक दूसरे से
मुख्तलिफ होते हैं। हाँ, जिनमें ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जैसे बैक्टीरिया है, उनके मेंबर्स में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज पाई जाती है। लेकिन चूंकि हम इस लेवल पे जब ऑर्गन सिस्टम मिला, ऑर्गन मिला, तो ये ज़्यादातर हायर इंडिविजुअल्स की बात हो रही होती है, हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही होती है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो ये ईच होल ऑर्गेनिज्म हैज इट्स इंडिविजुअलिटी एज फार एज कैरेक्टरिस्टिक आर। अच्छा, दूसरा, जिस तरह अभी मैंने बात की कि मैं दूसरी स्पीशीज से तो डिफरेंट हूँ, ये बात समझ में आती है, लेकिन मैं अपनी स्पीशी के मेंबर से भी डिफरेंट हूँ। इट इज डिफरेंट इन सर्टन एस्पेक्ट फ्रॉम मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी। इसी तरह ऑर्गेनिज्म हमेशा एज ए होल काम करता है। इट इंटरेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस एज ए होल। जब भी कोई इन्वायरमेंट की अंदर चेंज आती है तो उसको पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे ये अगर खुदा ना खास्ता अगर मेरी उंगली पे चोट लग जाए तो मेरा बाकी जिस्म ये नहीं कहता भाई उंगली को ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि चोट उंगली को लगी है, हमें क्यों मुसीबत में डालो, अगर हमारे जो बाकी ऑर्गन है वो ये बात कहना शुरू कर दे। नहीं, अगर हमारे जिस्म के किसी हिस्से के अंदर भी कोई नुक्स आता है, कोई चोट लगती है, कोई जख्म आता है, पूरा जिस्म उसकी तकलीफ को महसूस करता है। अब प्यास मुंह को लगती है, पूरा जिस्म उठ के पानी को लेने जा रहा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्यास मुंह को लगे तो सिर्फ मुंह उतर के जा रहा होगा। तो जब भी कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज आएगी, चाहे वो इन्वायरमेंटल चेंज हो या बॉडी के अंदर की चेंज हो, तो हमेशा पूरा ऑर्गेनिज्म इसको एज ए होल रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं कि हर इंडिविजुअल इनफरादी है, उस जैसे दुनिया में कोई नहीं है। डिफरेंट स्पीशीज से तो वैसे ही डिफरेंट होगा, सेम स्पीशीज से भी वो इंडिविजुअल काफ़ी हद तक डिफरेंट होते हैं, जैसे मैं पूरे इंसानों में एक ही हूँ। उसके बाद हमेशा ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी किसी भी चेंज को रिस्पॉन्ड करती है। अच्छा, उसके बाद कोऑर्डिनेशन इन इंडिविजुअल। हमने कहा कि जो ऑर्गन सिस्टम्स मिलके इंडिविजुअल बनाते हैं, ऑर्गन मिलके यानी प्लांट्स के अंदर ऑर्गन मिलके इंडिविजुअल बनाते हैं और एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम मिलके इंडिविजुअल बना रहे होते हैं। तो लेकिन ये जो ऑर्गन्स प्लांट के अंदर और ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स के अंदर, ये इनका एक दूसरे से रबत है। मिसाल के तौर पर जैसे फॉर एग्जांपल वेरियस फंक्शन, प्रोसेस एंड एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड इन एनिमल। जैसे फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है, मिसाल के तौर पे, अ मैन एंगेज इन हार्ड एंड कंटिन्यूअस एक्सरसाइज। एक शख्स है वो मुसलसल, एंगेज का मतलब मसरूफ है, तो एक शख्स मुसलसल और सख्त किस्म की एक्सरसाइज कर रहा है। तो जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो फौरन जहन में आते हैं कि हमारे मसल मूव कर रहे होंगे, लेकिन मसल के साथ साथ सांस लेने की रफ्तार भी तेज हो जाती है, मसल के साथ साथ जो हमारी दिल की धड़कन है वो भी तेज हो रही होती है। तो नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग बट देयर इज इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, सांस लेने की रफ्तार भी तेज होती है, हार्ट बीट भी तेज, क्योंकि ये जरूरी है टू सप्लाई मसल विद इंक्रीज ऑक्सीजन एंड फूड, ताकि मसल को ऑक्सीजन और फूड ज्यादा, क्योंकि मसल जब एक्सरसाइज करता है उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, उसे फूड भी चाहिए, नेसेसिटी फॉर कंटिन्यूअस एक्सरसाइज। तो अब सवाल ये है कि मसल एक्सरसाइज कर रहा है, हमारे लंग्स को कैसे पता चला, हमारे दिल को कैसे पता चला कि मसल्स की डिमांड बढ़ गई है, उसको हमने ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा फूड की सप्लाई करनी है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम है वो एक दूसरे की खबर रखते हैं और इनका ताल्लुक ज़्यादातर जुड़ता किसके ज़रिए से है, ख़ास तौर पे एनिमल में 2 चीज़ों के ज़रिए से। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो नर्वस सिस्टम मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम को आपस में कोऑर्डिनेटेड रखता है, या फिर दूसरा सिस्टम हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम। तो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, एनिमल में जितने भी सिस्टम है वो कोऑर्डिनेटेड है, एक दूसरे से रबत में है, ताल्लुक में है, विच इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ नर्वस सिस्टम इन एंडोक्राइन। इसी तरह प्लांट के अंदर भी काफी काम हो रहे होते हैं। तो प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता बल्कि हार्मोनल सिस्टम होता है। अच्छा, इसको कभी भी एंडोक्राइन सिस्टम नहीं लिखेंगे, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम वो होता है जो अपने सिक्रेशन बनाते हैं, डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं। प्लांट में तो ब्लड होता ही नहीं, इस वजह से हम हार्मोन का वर्ड तो मेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ ये नहीं मेंशन करेंगे कि प्लांट में भी एंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो प्लांट में जो एनिमल है इनका रिस्पॉन्स थोड़ा सा तेज होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम इनमें होता है, नर्व इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, 120 मीटर पर सेकंड 120 मीटर पर सेकंड के लिहाज से।
लेकिन प्लांट के अंदर सिर्फ हार्मोनल सिस्टम है तो हार्मोन्स को बनाने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में, उसकी जगह पे पहुंचने में, फिर फंक्शन परफॉर्म करने में टाइम लग जाता है। इस वजह से प्लांट में जितने भी रिस्पॉन्स हैं वो थोड़े स्लो होते हैं। तो इस वजह से बुक में लिखा हुआ इन प्लांट लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज आर कंट्रोल बाई हार्मोन्स। तो ये हमारे पास है इंडिविजुअल लेवल। उसके बाद है पॉपुलेशन लेवल। तो पॉपुलेशंस क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी लोकेटेड एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। 3 सेम आगे कि इंडिविजुअल अगर एक ही स्पीशी के मिल जाए, एक ही वक्त में रह रहे हों और एक ही जगह पे रह रहे हों, तो इसको हम कहते हैं ये। जैसे फॉर एग्जांपल लाहौर में इंसानों की आबादी आज से 10 साल पहले जो दुनिया से चले गए, या आज से 10 साल पहले जो लाहौर में पैदा होंगे, कभी भी हम जब भी मर्दमशुमारी होती है तो उस आबादी के अंदर जो 10 साल पहले गुजर चुके हैं कभी भी काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ किन लोगों की काउंटिंग होगी? जो इंसान है उस वक्त लाहौर में रह रहे हैं, तो ये इंसान की आबादी के अंदर शामिल होंगे जिस वक्त हमने मर्दमशुमारी की। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी लोकेटेड एट सेम प्लेस एट द सेम टाइम, इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। उसके बाद इट इज हायर लेवल देन ऑर्गेनिज्म। ये होल ऑर्गेनिज्म यानी इंडिविजुअल से बड़ा लेवल है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे इंडिविजुअल की बात की जाती है, बिकॉज हियर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व। तो आगे एग्जांपल है, जैसे एक चावल का खेत हो, उसमें जो चूहा है उनकी जो तादाद है वो एग्जांपल में, जैसे बायोलॉजी की क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट, या फिर एक शहर की जो इंसानी आबादी है, तो ये इसके 3 एग्जांपल्स हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उस पॉपुलेशन के अंदर कुछ खूबियां पैदा होती। अगर इंडिविजुअल ज़्यादा हुए तो हम कहते हैं ये बड़ी आबादी है, अगर इंडिविजुअल कम हुए ये हम कहते हैं ये कम आबादी। तो बड़ी आबादी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम आबादी की रिक्वायरमेंट से टोटली डिफरेंट है। जैसे एक छोटा सा कस्बा है, आप उधर कभी भी बड़ा अस्पताल नहीं बनाएंगे, कभी भी बड़े हाई कोर्ट्स वगैरह नहीं बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि पता है वो छोटी सी आबादी है, उसके लिए एक डिस्पेंसरी, एक छोटा सा हॉस्पिटल ही काफ़ी हो जाएगा। बड़ी बड़ी मोटरवेज वहाँ से नहीं गुजारेंगे। तो आबादी के बढ़ने या कम होने से उसकी रिक्वायरमेंट बदल जाती हैं। तो इसी चीज़ को हमने कहा एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं। तो पहली खसूसियत है जीन फ्रीक्वेंसी। तो जीन फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमारे पास कैसे काउंट की जाती है? जो गेन्ड वैल्यू है उसको टोटल वैल्यू पर डिवाइड कर दें तो ये फ्रीक्वेंसी बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल रेशो ऑफ पार्टिकुलर अलील्स टू टोटल अलील ऑफ सेम जीन। पहले आपने देखना ये है कि अलील क्या है। तो एक जीन की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं, ए है, बी है, सी है, तो ये अलील कहलाती है। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल हर इंसान में आंख के कलर का जीन होता है, कलर ऑफ आई, लेकिन जीन्स ये सब में पाया जाता है, लेकिन इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। किसी में ब्लैक आई का जीन होगा, किसी में ब्राउन का होगा, किसी में ग्रीनिश होगा, किसी में ब्लूइश होगा। अब जीन एक ही है लेकिन आगे मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो ये जो मुख्तलिफ शक्लें ये क्या कहलाती हैं? अलील कहलाती है। जैसे हमारे पास एक पॉपुलेशन है, उसमें 100 अलील्स हैं फॉर आई कलर। एक छोटी सी पॉपुलेशन हम ले लेते हैं, उसमें 100 अलील है, इसमें से 30 अलील हमारे पास ब्राउन आई की हैं, और हम चाहते हैं कि ब्राउन अलील की फ्रीक्वेंसी मालूम करना। तो 30 को 100 पे तकसीम कर दे तो जो जवाब आएगा 0.3, ये ब्राउन अलील की फ्रीक्वेंसी होगी। तो रेशो का मतलब है डिवाइड। अगर हम एक मखसूस अलील, जैसे हमने यहाँ पर ब्राउन अलील की बात की, तो टोटल अलील्स जितने भी अलील उस पॉपुलेशन में पाए जाते हैं एक जीन के, तो उसको हम डिवाइड करके तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। उसके बाद जीन फ्लो। जीन फ्लो का मतलब ये है कि जैसे एक शहर की आबादी, वहाँ कुछ लोग रहते हैं, उनके पास मखसूस किस्म के जीन्स होते हैं। दूसरे शहर की आबादी, वहाँ कुछ लोग रहते हैं, उनके पास भी इन्वायरमेंट के लिहाज से बाज़ दफ़ा मखसूस किस्म के जीन्स होते हैं। अब यहाँ से कुछ लोग उठे
दूसरी जगह चले गए और वहां आपस में शादियां कर ली। तो ये वाले जो एक इलाके के जिन दूसरे पॉपुलेशन के अंदर अब मिक्सअप हो गए, इसको हम कहते हैं जीन ट्रांसफर, या इसका दूसरा नाम जीन माइग्रेशन भी है। एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन के अंदर जीन का ट्रांसफर होना जीन फ्लो कहलाता है। इसका दूसरा नाम जीन माइग्रेशन भी है, जीन माइग्रेशन भी कि जी। उसके बाद एज डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक पॉपुलेशन में कितने बड़े लोग हैं, कितने छोटे लोग हैं, कितने बच्चे हैं। इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है? जैसे एक स्कूल है, उसमें बच्चों की तादाद ज़्यादा है, तो वहाँ जब भी फैसिलिटी दी जाएगी वो बच्चों के लिहाज से दी जाएगी। एक कॉलेज है, उसमें नौजवानों की तादाद ज़्यादा है, जब भी उसको फैसिलिटी दी जाएगी तो वो नौजवानों के लिहाज से, जैसे ग्राउंड बनाए जाएंगे, पार्क्स बनाए जाएंगे। अब बच्चों के स्कूल में छोटे छोटे खिलौने ज़्यादा होंगे, उसके बाद खेलने के जो झूले वगैरह ज़्यादा होंगे। अब यही चीज़ कॉलेज में नहीं है। तो एक पॉपुलेशन में वहाँ किस तरह के लोग पाए जाते हैं, वो अगर एनिमल्स के लिहाज से भी बात करें तो एज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है? पॉपुलेशन में कितनी एजेस के लोग ज़्यादा हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 10 किलोमीटर का एरिया है। अगर हम इंसानों की पॉपुलेशन डेंसिटी मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ 100 लोग रहते हैं, तो इसका मतलब है इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी 100 होगी। तो उस एरिया के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। और ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे बड़ी आबादी होगी बड़ी रिक्वायरमेंट होगी, छोटी आबादी होगी छोटी होगी। उसके बाद है पॉपुलेशन प्रेशर। प्रेशर फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए सिस्टम इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो हमारे पास हर इन्वायरमेंट की जो वसाइल है वो महदूद होते हैं। जब भी उस इन्वायरमेंट के अंदर एक पॉपुलेशन की तादाद बढ़ना शुरू होती है तो उस इन्वायरमेंट के वसाइल के ऊपर एक प्रेशर आता है। और बाज़ दफ़ा जैसे वसाइल थोड़े से, आबादी ज़्यादा हो गई, तो वहाँ दो तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं। या तो लोग मरना शुरू हो जाते, अगर उन्होंने अपनी जान बचानी है तो वहाँ से, अब एक इन्वायरमेंट है उसमें फूड कम है, बंदे ज़्यादा हो गए, अब जाहिर बात है जिनको नहीं मिलेगा फूड या तो वो मर जाएंगे या उस इलाके को छोड़ जाएंगे। तो बेसिकली फोर्स एक्सर्टेड ऑन इन्वायरमेंट, यहां आपने इन्वायरमेंट लिखना है, ऑन इन्वायरमेंट। और ये फोर्स लगाता कौन है? बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जब आबादी बढ़ेगी, रिजल्टिंग इन डिस्पर्सल, या तो वहां से लोग मुंतशिर होना शुरू हो जाएंगे, और डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली पॉपुलेशन प्रेशर को स्टडीज पर जितना इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट है, जितने वसाइल हैं, जितने सोर्सेज हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर वहाँ पॉपुलेशन मौजूद है तो बेस्ट है। ज़्यादा होगी तो इन्वायरमेंट भी प्रॉब्लम में आ जाएगा और पॉपुलेशन भी प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो ये 5 एट्रीब्यूट है: जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन प्रेशर। तो ये हमारे 2 आज के बड़े टॉपिक थे, एक इंडिविजुअल लेवल है और एक पॉपुलेशन लेवल है। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर में काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अल्लाह हाफिज़।